हेलो गाइस, वेलकम। और आज हम अपना लेबर एक्ट का नया एक्ट पढ़ेंगे जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 विद कोड ऑफ वेजेस 2090। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन होंगे वो हम देखेंगे जो भी लेबर एक्ट से रिलेटेड है और जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूरी हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव एंड बैकग्राउंड। इस एक्ट को क्यों बनाया गया? तो मेन काम क्या था इस एक्ट का कि वर्कर्स की टाइमली वेजेस मिल सके, उनमें कोई कटौती ना हो, कोई अनऑथराइज्ड डिटेक्शन ना हो, ठीक है, उनकी जो पेमेंट में डिले ना हो और जो भी प्रोसेस है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। तो इसके लिए इस एक्ट को लाया गया। तो ये एक्ट पहली बार 1936 में लाया गया और ये फोर्स में आया 23 अप्रैल 1936 में। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वर्कर की टाइमली पेमेंट हो पाए, ठीक है, कोई अनऑथराइज्ड डिडक्शन ना हो उनकी सैलरी से, ठीक है, उन्हें किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से या उनके पेमेंट के डिले से बचाया जा सके। और तीसरा, टू प्रमोट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड यूनिफॉर्म वेज सिस्टम अक्रॉस इंडस्ट्री। ठीक है, जितना भी वेज सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर रहे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का। ठीक है, इससे पहले जो एक्ट था, ठीक है, जैसे बिफोर दिस एक्ट वर्कर स्पेशली दोज इन फैक्ट्रीज, माइंस, रेलवे एंड फेस इशू लाइक, ठीक है, जैसे इससे पहले इस एक्ट के पहले क्या क्या इशू रहते थे कि उनके पेमेंट में डिले रहता था, ठीक है, अनऑथराइज्ड डिडक्शन होता था, जैसे फाइन का हुआ, डैमेज एंड लॉस का हुआ, एडवांस का हुआ, इस तरह के जो है डिडक्शन वर्क एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से करता रहता था। अब भी करता है, ऐसा नहीं है, डिडक्शन तो अब भी है लेकिन इतना अनऑथराइज नहीं है। एक एक लॉ के अंदर डिडक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी इशू थे उन्हें एड्रेस करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को। ये कहाँ कहाँ लागू होगा? ये होल ऑफ इंडिया लागू होगा। ठीक है, जो भी पर्सन एम्प्लॉयड होंगे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में, उन पे लागू होगा। जो रेलवे में एम्प्लॉयड होंगे उन पे भी लागू होगा। ठीक है, इसका पर्पस मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ताकि पेमेंट जो है टाइम पे मिल सके और कोई अनऑथराइज डिडक्शन ना हो और कोई पेमेंट में डिले ना हो। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या रहेगी? दोनों रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल के अंदर आता होगा उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल होगी और जितने भी एक्ट बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री स्टेट के अंदर आती होगी उसके जितने भी एक्ट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, अब वेज सीलिंग क्या है या वेज लिमिट क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसी तनख्वाह, एक सीलिंग या फिर एक लिमिट जिसके नीचे वाले वर्कर इसके अंदर आएंगे, तो वो है 24,000। मतलब जिसकी तनख्वाह 24,000 से कम है वो जो है इस एक्ट में आएंगे। पहले इनिशियली ये 1,000 थी जब एक्ट लागू हुआ था, उसके बाद 1,600 हुई और फिर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसे बढ़ाता रहा। ठीक है, अब ये 24,000 है। मतलब जो भी वर्कर 24,000 से कम कमा रहा होगा वो उस पर ये एक्ट लागू होगा और उसके एक्ट के प्रोविजन इस पर लागू होंगे। लेकिन आपको पता है कि अब जो नया कोड आ गया है 2019 का, कोड ऑन वेजेस 2019, उसमें क्या हुआ है कि ये वेज लिमिट हटा दी गई है। अब ये एक्ट सब पे लागू होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे पुराने कोड में जो 1936 का कोड है उसमें क्या वेज लिमिट है? 24,000, आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कोड ऑन वेजेस में क्या है तो ऐसी कोई वेज लिमिट नहीं है, अब ये सब पे अप्लाई होगा। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, इसका मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉयर होगा उसे एक टाइम इंटरवल, एक पीरियड फिक्स करना होगा अपने वर्कर को वेज देने का। ठीक है, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस शैल फिक्स अ वेज पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच वेज शैल बी पेबल। मतलब उसे एक इंटरवल और टाइम फिक्स करना होगा कि किस किस टाइम वो वेज देगा वर्कर को। वो डेली फिक्स कर सकता है, वीकली फिक्स कर सकता है, फोर्टनाइटली और मंथली। ठीक है, बट नॉट बियॉन्ड 1 मंथ। ठीक है, वो चाहे तो अपने वर्कर को वेज मंथली दे सकता है, फोर्टनाइटली हर 15 दिन में, वीकली हर 7 दिन में, या फिर डेली दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 1 मंथ से ज्यादा कोई इंटरवल फिक्स कर ले। ऐसा नहीं कि वो क्वार्टरली दे, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट 1 मंथ है। 1 मंथ के अंदर उसे पेमेंट अपने वर्कर को देनी ही होगी। ठीक है, कोई भी वेज पीरियड जो है वो 1 मंथ से ज्यादा नहीं होगा। नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ। ठीक है, टाइम ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? कितने टाइम के अंदर उसे पेमेंट दे देनी होगी?
मान लीजिए किसी एस्टेब्लिशमेंट में 1000 से कम वर्कर है, तो उसे एम्प्लॉयर को 7 दिन के अंदर पेमेंट देनी होगी। अगर मान लीजिए महीना खत्म हुआ एक, तो अगले महीने की 7 तारीख को उसे पेमेंट देनी होगी, ठीक है। और इन केस मान लीजिए उस एस्टेब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में 1000 वर्कर से ज़्यादा है, तो 3 दिन और जोड़ लीजिए, मतलब 10 दिन के अंदर पेमेंट देनी होगी। एक महीना खत्म हुआ तो उसके अगले महीने के 10 तारीख तक आपको वर्कर को पैसा जो है देना होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। 1000 से कम में 7 दिन के अंदर पेमेंट उसे करनी होगी, जैसे ही महीना खत्म होगा या जैसे ही 15 दिन खत्म होंगे, जैसे भी वो वेज दे रहा होगा, महीने के हिसाब से दे रहा होगा तो ठीक है, महीना खत्म हो या 15 दिन के हिसाब से दे रहा हो तो 15 दिन खत्म हो, ठीक है, उस हिसाब से वो वेज देगा। और मान लीजिए कि कोई वर्कर टर्मिनेट होता है या डिसमिस होता है या रिजाइन कर देता है, नौकरी छोड़ के चला जाता है, ठीक है, इन दैट केस उसे 2 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा, जो भी उसका बचा हुआ पेमेंट होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर को 2 दिन के अंदर वर्कर का सारा पेमेंट देना होगा। और मान लीजिए कोई हॉलीडे आ जाता है पेमेंट के समय, ठीक है, जिस दिन पेमेंट देना उस दिन हॉलीडे आ जाता है, तो उसके प्रीसीडिंग मतलब उससे एक दिन पहले उसे वेज दे देनी होगी, ठीक है। जो वेज उसे देनी थी उसे एक दिन पहले दे देनी होगी, हॉलीडे से पहले। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, किस तरह से पैसा दिया जा सकता है? क्वाइन में दिया जा सकता है, करेंसी नोट में दिया जा सकता है, चेक में दिया जा सकता है, या फिर उसके बैंक अकाउंट में दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे मोड ऑफ पेमेंट रहेंगे, ठीक है। इन्हीं तरीके से दिया जाएगा उसे पैसा। पेमेंट बाय चेक एंड बैंक ट्रांसफर रिक्वायर द एम्प्लॉय रिटर्न ऑथराइजेशन। अच्छा, जो भी पेमेंट बैंक ट्रांसफर होगा या चेक के थ्रू होगा, उसमें एम्प्लॉय लिख के रिटर्न ऑथराइजेशन देगा कि हाँ ठीक है, आप मेरे बैंक अकाउंट या चेक, मुझे चेक के थ्रू पैसा दे देना, ठीक है। लेकिन इसमें अब 2017 में अमेंडमेंट कर दिया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था कि एम्प्लॉय को, वर्कर को लिख के देना होता था, रिटर्न ऑथराइजेशन देना होता था कि ठीक है मेरे बैंक अकाउंट या मुझे चेक दे दीजिए। लेकिन 2017 में क्या हुआ है कि अब जो है वर्कर या एम्प्लॉय की जो है ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होगी। वो जो एम्प्लॉयर है सीधे चेक या बैंक ट्रांसफर वर्कर का कर सकता है विदाउट एनी ऑथराइजेशन। द एम्प्लॉयर allowed to pay employer to pay wages by check or bank transfer even without written authorization, promoting digital payment and transparency। ये इसलिए किया गया कि जो डिजिटल पेमेंट उन्हें बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो भी चेक से और बैंक अकाउंट से पेमेंट होंगे उनका रिकॉर्ड रहेगा, तो जो भी ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें भी मदद मिलेगी, ठीक है। तो वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट भी रहेगा। तो गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट करने के लिए ये रिटर्न ऑथराइजेशन वाला जो रूल था उसे हटा दिया है। अब इसे प्रमोट करना है, इसे अब जो है डिजिटल पेमेंट ही जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। फाइन्स एंड देयर प्रोविजन, ठीक है। तो जो जो फाइन लगाए जाएंगे वर्कर पे, किसी भी तरीके से लगाए जाते हैं फाइन, तो उनमें क्या क्या प्रोविजन है देख लेते हैं। तो पहली बात तो कोई भी फाइन नहीं लगेगा अगर कोई वर्कर जो है 15 साल से कम है, मतलब कोई अगर चाइल्ड काम कर रहा है, चाइल्ड, ठीक है, तो अगर वो 15 साल से कम का है तो उस पर कोई भी किसी तरह का फाइन नहीं लगेगा। उससे कोई भी गलती होती है उसका उससे मतलब नहीं है, उस पर फाइन नहीं लगाया जाएगा उसकी तनख्वाह पे, ठीक है। और मान लीजिए कोई गलती वर्कर से होती है, इन केस एनी केस, और उस पर फाइन लगता है, तो उसे पहले एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, मतलब उसे बुला के एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और बता सके कि उसकी गलती नहीं है, ठीक है। तो उसे एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि ताकि वो आए और अपने आप को डिफेंड कर सके कि ऐसा ऐसा हुआ था और उसकी गलती नहीं है, ठीक है। और जितना भी फाइन लिया जाएगा वो 3% ऑफ जो उसकी टोटल वेजेस है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी फाइन होगा, जितना भी फाइन इम्पोज होगा, वो 3% होगा या 3% से कम होगा, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी वेजेस का। चौथा पॉइंट क्या है, मान लीजिए कोई भी फाइन इम्पोज किया गया, ठीक है, लेकिन उसे जो है 60 दिन के पहले इम्पोज करना होगा कोई भी फाइन, ठीक है। अगर 60 दिन के बाद कोई करता है तो वो मान्य नहीं होगा। इसका क्या मतलब, मान लीजिए कोई वर्कर से गलती होती है, तो जो भी फाइन इम्पोज होना है, जो भी फाइन लगाना है, वो एम्प्लॉयर को 60 दिन के अंदर लगाना होगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि वो 60 दिन तक डिले करे उस, तो 60 दिन के बाद, 60 डेज के बाद वो फाइन नहीं लगा पाएगा उस पर, ठीक है। एवरी फाइन शैल बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ फाइन्स एंड मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। और जो भी फाइन
एम्प्लॉयर काटेगा, जो भी फाइन लेगा उसे उसे मेंटेन करना होगा रजिस्टर में, ठीक है। उसका पूरा लेखा जोखा रखना होगा कि कौन सा फाइन कटा और कितना कटा और किस एम्प्लॉय से कटा, तो उसे पूरा उसका रजिस्टर मेंटेन करना होगा। और तीसरी बात और छठी बात, जो भी पैसा आएगा फाइन के थ्रू, जो भी पैसा आएगा फाइन के थ्रू, वो एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कि अपनी जेब में रख ले, वो सारा पैसा उसे एम्प्लॉय के वर्कर्स के वेलफेयर में यूज करना होगा। ऑल फाइन रिलाइज मस्ट बी यूज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो जो भी पैसा आएगा वो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय में ही यूज होगा, वो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर जो है अपनी पॉकेट में रख ले। अब जो है कौन कौन से डिडक्शन होते हैं इस एक्ट में, ठीक है, इस सेक्शन 7 में दिया हुआ है, और हम देखेंगे कौन कौन से डिडक्शन हो सकते हैं उसकी पेमेंट पे। और यही डिडक्शन हो सकते हैं सर, इसके सिवा कोई और डिडक्शन नहीं होंगे उसकी पेमेंट से, ठीक है। जो इस एक्ट में दिया है बस इतने ही टाइप के डिडक्शन जो है अलाउड है उस वर्कर की पेमेंट से। पहला तो मैं बता दिया फाइन, जो कि 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेक्शन 8 में दिया हुआ है, ठीक है। अब डिडक्शन फॉर एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, मान लीजिए वो गायब रहता है, ठीक है, बिना लीव के, तो उसकी ड्यूटीज तो पैसा काटा जाएगा उसका। कोई डैमेज और लॉस होता है, ठीक है, कुछ उससे टूट फाट जाता है, ठीक है, कुछ मशीन डैमेज हो जाती है, इन दैट केस पैसा काटा जाएगा उससे, ठीक है। उसे रहने के लिए घर दिया जाता है ना, तो उसके लिए पैसा काटा जाएगा उसका किराए का। मान लीजिए कोई रिकवरी ऑफ एडवांस, कोई एडवांस दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है उसकी तनख्वाह को छोड़ के, उसकी सैलरी से ज़्यादा पैसा दिया जाता है, एडवांस दिया जाता है, तो उसके लिए पैसा उसकी अगली सैलरी से काटा जाएगा। मान लीजिए उसे कोई लोन दिया जाता है, तो इन दैट केस उसका लोन और प्लस इंटरेस्ट भी उसकी सैलरी से काटा जाएगा। और जितने भी डिडक्शन होते हैं जैसे इंश्योरेंस स्कीम के, प्रोविडेंट फंड के, ईएसआई के, ये और या फिर इनकम टैक्स के, ये भी उसकी सैलरी से काट सकता है एम्प्लॉयर। लिमिट और डिडक्शन, लेकिन एक बात याद रखिए, कितना पैसा की लिमिट है, कितना भी डिडक्शन हो लेकिन वो डिडक्शन उसकी सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द टोटल अमाउंट डिडक्शन मेड इन एनी वेजेस पीरियड शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द वेजेस, मतलब जितनी भी तनख्वाह है उससे 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो डिडक्शन। मान लीजिए उसकी तनख्वाह है 20,000 रुपए, तो मैक्सिमम डिडक्शन जो हो सकता है वो हो सकता है 10,000 रुपए, ठीक। इससे कम रहेगा या इतना रहेगा, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो 50% जो भी वेजेस होंगी उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता। और इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये 75% हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हो वो वर्कर, या उससे कोई लोन ले रखा हो, ठीक है, इन दैट केस 75% जो है उसकी वेजेस का कट सकता है। आगे देखते हैं सेक्शन 10, डैमेज डिडक्शन फॉर डैमेज एंड लॉसेस। मान लीजिए वर्कर से कोई गलती हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है और कुछ लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में कैसे उसका रिकवरी होगी, ठीक है। तो डिडक्शन आर परमिटेड ओनली फॉर डैमेज और लॉस कॉज बाय निग्लेक्ट और डिफॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कोई गलती होती है इन दैट केस तभी उसे डैमेज और लॉस का पैसा लिया जाएगा। लेकिन डैमेज और लॉस का पैसा लेने से पहले उसके एक शो कॉस्ट नोटिस दिया जाएगा और उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और बता सके कि कहाँ उसकी गलती थी, कहाँ उसकी गलती नहीं थी, ठीक है। तो उसे डिफेंड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी अपने आप को, ठीक है। सीधे पैसा नहीं काट लिया जाएगा, उसे पहले बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, और अगर वो सही पाया जाता है कि मतलब उसकी गलती नहीं थी, तो फिर पैसा नहीं कटेगा। और जितना भी पैसा कटा है वो जितना भी डैमेज और लॉस हुआ है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 5,000 का डैमेज और लॉस हुआ है, तो ऐसा नहीं कि 6,000 रुपये ले लें, या तो 5,000 लिया जाएगा या तो 5,000 से कम लिया जाएगा, ठीक है। डिडक्शन अमाउंट मस्ट नॉट एक्ससीड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डैमेज लॉस, जितना हुआ है उतना ही लिया जाएगा या उससे कम लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। और जितना भी डैमेज लॉस हुआ है और जितना भी डिडक्शन हुआ है वो एक रजिस्टर में नोट करेगा एम्प्लॉयर। अब डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर जो है अपने वर्कर को एडवांस देता है, तो इन दैट केस तब वो अपना डिडक्शन कर सकता है। लेकिन याद रखिए जो भी एडवांस दिया जाएगा डिडक्शन उसके अगले सैलरी में, उसके अगले मंथ की सैलरी में होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसने अक्टूबर में एम्प्लॉयर से एडवांस लिया, तो जो
उसकी सैलरी से डिडक्शन होगा, एडवांस का जो उसकी सैलरी से डिडक्शन होगा, उसके पैसे कटेगा जो सैलरी से, वो नवंबर की सैलरी से कटेगा, उसके अगले मंथ की सैलरी से, ठीक है, उसी की सैलरी से कटेगा और किसी सैलरी से नहीं कटेगा। सच रिकवरी शैल बी मेड ओनली फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस फॉलोइंग द एडवांस, ठीक है, जो भी अगला महीना होगा उससे पैसा कटेगा, और जो भी एडवांस लिया होगा उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। और जो भी एडवांस, मान लीजिए वर्कर अभी ने ज्वाइन नहीं किया, वर्कर ने नौकरी ज्वाइन नहीं की, उससे पहले कोई एडवांस मिल गया तो उसकी पहली सैलरी से पैसा काट सकते हैं। अब जो कोई लोन ले लेता है, मान लीजिए किसी ने, वर्कर ने किसी अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, तो इन दैट केस उसे इंटरेस्ट भी देना होगा, और जो भी लोन की टर्म एंड कंडीशन होंगी उस हिसाब से पैसा काटा जाएगा। रिकवरी मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ द लोन एंड सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल, ठीक है, जो भी टर्म एंड कंडीशन के तौर पर राजी हुआ होगा उसके तौर पे उसकी सैलरी से पैसा काट सकते हैं। लेकिन तब भी याद रखिए कि जो भी टोटल डिडक्शन होगा, जो भी टोटल पैसा काटा जाएगा, वो कभी भी 50% उसकी वजह से या 75% इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, 50% वेजेस से या 75% ऑफ वेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 75% कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ये रूल वहाँ भी लागू होगा। पेनल्टीज क्या है, ठीक है, तो जो भी फेलियर होगा, मान लिया कोई डिले होता है, ठीक है, या पेमेंट वेज नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस पर पेनल्टी लगा सकती हैं। मान लीजिए वही ऑफेंस दोबारा रिपीट करता है फिर से 5 साल के अंदर, तो इन दैट केस 15,000 का जुर्माना या 1 मंथ की जेल या दोनों हो सकता है। इंस्पेक्टर के काम करने पर रोकने पर फाइन लगेगा। मेनली ज़्यादातर ये 5,000 से 10,000 के बीच में रहता है। मान लीजिए वो रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं करता है, तो उसमें भी जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने हिसाब से जो भी फाइन लगा सकती है उस पर। और कोई भी पेमेंट में डिले होता है या फिर कोई भी अनऑथराइज डिडक्शन होता है पेमेंट में, तो वर्कर के पास 12 महीने रहेंगे, ठीक है, 12 महीने रहेंगे, वो जाके अथॉरिटी में उसे क्लेम कर सकता है, उसके लिए अपील कर सकता है इन केस ऑफ अनऑथराइज डिडक्शन और डिले इन पेमेंट। कोई भी डिले किया जाता है, पेमेंट में देरी की जाती है, डिडक्शन होता है, तो वर्कर के पास 12 महीने के समय के अंदर वो उसे क्लेम कर सकता है और उसके खिलाफ अपील कर सकता है। रिसेंट अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था 2017 में अमेंडमेंट हुआ था। जो एक अमेंडमेंट यही हुआ था कि पहले जो है एम्प्लॉय की कंसेंट चाहिए होती थी, रिटर्न कंसेंट चाहिए होती थी इन केस ऑफ चेक और बैंक ट्रांसफर, लेकिन अब वो नहीं चाहिए। अब चाहे तो एम्प्लॉयर सीधे वर्कर के अकाउंट में थ्रू चेक और थ्रू बैंक ट्रांसफर पैसा डाल सकता है। ये इसलिए किया गया कि डिजिटल और कैशलेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, डिजिटल और कैशलेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इसे किया गया। और आपको पता है कि नया कोड आ गया, कोड ऑन वेजेस 2019, उसमें ये आपकी 4 लॉ मर्ज कर दिए गए हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये चारों जो है कोड ऑन वेजेस 2019 में मर्ज कर दिए गए हैं। तो इसके भी, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या रूल आए हैं, कुछ प्रोविजन इसके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं। पहली बात तो यूनिवर्सल कवरेज, पहले मैंने बताया था कि इसमें एक वेज लिमिट थी 24,000 रुपए की, ठीक है, इससे नीचे जो वर्कर आते थे उन्हीं पर ये रूल लागू होता था, पेमेंट ऑफ वेजेस वाला। लेकिन अब ये सब पे होगा, सारे एम्प्लॉय पे होगा, कोई वेज लिमिट की बात ही नहीं रह गई, सारे इंडस्ट्री पे होगा, सारे एस्टेब्लिशमेंट पे होगा और सारे एम्प्लॉय पे होगा। अब ऐसी कोई भी वेज लिमिट रिमूव कर दी गई सारी। डेफिनेशन ऑफ वेजेस, पहले क्या था कि बहुत सारे एक्ट थे, जैसे कम से कम 40 तो लेबर लॉ थे और सब में अलग अलग तरह के वेज की डेफिनेशन दी थी। किसी में डीए ऐड होता था, किसी में एचआरए ऐड होता था, किसी में नहीं ऐड होता था, तो सब जगह वेज की डेफिनेशन अलग अलग थी। लेकिन अब एक सिंगल वेज की डेफिनेशन कर दी गई है, ठीक है, वो हर जगह लागू होगी। उसमें क्या इंक्लूड होगा, ध्यान रखिएगा, उसमें बेसिक पे इंक्लूड होगी, डीए इंक्लूड होगा, डियरनल अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस होता है सीजनल वर्कर के लिए, ठीक है, रिटेनिंग अलाउंस जो होता है वो सीजनल वर्कर के लिए होता है। मान लीजिए एक सीजन खत्म हो गया और वर्कर को तब भी रिटेनिंग अलाउंस दिया जाएगा ताकि वो नेक्स्ट सीजन भी आके काम करे, ठीक है, ताकि वो उस इंडस्ट्री में बना रहे, उसके लिए रिटेनिंग अलाउंस दिया जाता है।
तो ये 3 चीज़ें अब वेजेस में इंक्लूड होंगी। और क्या नहीं इंक्लूड होगा, याद रखिएगा, एचआरए नहीं होगा, ओवरटाइम नहीं होगा, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी वेजेस में नहीं इंक्लूड होंगी। फ्लोर वेज क्या होती है, ये 2019 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, ये पहले किसी भी एक्ट में नहीं था। होता क्या है कि फ्लोर वेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पहले तो आप याद रखिए, इसे बनाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फ्लोर वेज एक ऐसी वेज होगी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेस पे बनाई जाएगी। ठीक है, और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होंगी उन्हें अपनी जो मिनिमम वेज है वो फ्लोर वेज से ऊपर रखनी होगी। मतलब फ्लोर वेज सबसे नीचे वाली लिमिट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। मतलब आप वर्कर को इससे नीचे तो पैसा दे ही नहीं सकते। और जो आपको स्टेट गवर्नमेंट को जिसे भी मिनिमम वेज बनानी है, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बना मिनिमम वेज फिक्स करती है, हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग मिनिमम वेज फिक्स करती है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि फ्लोर वेज हमने दे दी है, और जिसे भी स्टेट गवर्नमेंट को मिनिमम वेज फिक्स करनी है वो फ्लोर वेज से ऊपर ही रहेगी। तो मिनिमम वेज हरदम ज्यादा होगी फ्लोर वेज से। ये किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। पहले बहुत होता था कि किसी स्टेट की मिनिमम वेज बहुत ज्यादा है और किसी स्टेट की मिनिमम वेज बहुत कम है, तो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे इसलिए उन्होंने फ्लोर वेज को लागू किया। ठीक है, इससे कम तो पैसा दे ही नहीं सकते। इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, प्रोहिबिट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ वेजेस एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, अगर सेम टाइप का काम कर रहे हैं तो सेम टाइम की तनख्वाह देनी होगी। ठीक है, उससे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि आप महिलाओं को कम पैसा दे रहे हैं और पुरुष को पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। इस टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट ये पहले जैसा है, जैसा पहले एक्ट में था। ठीक है, उसी टाइप का पेमेंट है कि 7 दिन में पैसा देना होगा अगर 1000 से कम है, और 10 दिन में पैसा देना होगा अगर 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, वही है। और डिडक्शन के जो पैरामीटर है वो भी सेम ही है लगभग, जो पहले वाले एक्ट में थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में थे, वो सब सेम है। और जो कैपिंग थी 50% की वो भी सेम है। ठीक है, फाइन भी जो पहले थे जिस एक्ट में वही सब उसी तरह के सारे फाइन उसी तरह के इस एक्ट में भी हैं, इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया गया है। पेनल्टीज बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफेंस के लिए 50,000 कर दिया गया है, पहले 7,000 था, 7,500। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफेंस का जो पेमेंट था वो 7,500 था, अब ये फर्स्ट ऑफेंस का 50,000 कर दिया है। और मान लीजिए कोई ऑफेंस रिपीट करता है 5 साल के अंदर, तो 1 लाख जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है, दोनों। तो जो पेनल्टीज हैं जो पहले वाले एक्ट से काफी बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो एक्ट था आपका वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है पूरा, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं, और इसे आप पढ़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।